केमिकल बॉन्डिंग 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। वी नो दैट everything in this world want stability, so the case with atoms. For atom, stability means having electron arrangement of an inert gas such that octet in its outermost shell. Helium has 2 electrons, duplet, while all other inert gases such that neon, argon, krypton, xenon, radon have 8 electrons in their outermost shell. हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रखना चाहती हैं, और कोई भी चीज़ अगर अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में है तो वो स्टेबल कही जाती है। मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा ऊंचाई पर है तो उसकी एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो हाइट जितनी ज़्यादा करेंगे उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उतना इंक्रीज करेगी। तो उस पत्थर को अगर आप छोड़ देंगे तो वो पत्थर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को वो डिक्रीज करने का प्रयास करेगी और वो नीचे आएगी। पानी हायर लेवल स्टेट से लोअर लेवल स्टेट की तरफ आता है इन द सर्च ऑफ स्टेबिलिटी। तना हुआ रबर या स्प्रिंग वो कोशिश करता है कि अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट में ले आए, जबकि तनी हुई स्प्रिंग या रबर में पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट में लाने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह से अगर किसी एटम का डुप्लेट, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट या हीलियम के केस में, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, अगर किसी एटम के आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो हम ये कहेंगे कि वो स्टेबल है। और अगर उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है या डुप्लेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो प्रयास करता है, वो कोशिश करता है। तो इस कोशिश में वो दूसरे एटम से अपना डुप्लेट पूरा करने के चक्कर में या तो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम से ले लेगा या किसी दूसरे एटम को दे देगा, या 2 एटम मिल करके शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं या ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है तो वो स्टेबिलिटी को पहुंच जाता है, वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। तो टू अटेन स्टेबिलिटी एटम टेंड टू कंबाइन केमिकली बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, so that each is left with stable configuration डुप्लेट और ऑक्टेट। ये जो इनर्ट गैसें होती हैं 18th ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, जो 18th ग्रुप में जो इनर्ट गैसें हैं,
इनका डुप्लेट, हीलियम का डुप्लेट, और नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में इनको कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, किसी से मेल जोल नहीं करना पड़ता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये बिल्कुल इनर्ट रहते हैं, ये अक्रिय गैस कहलाते हैं। ये किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको किसी दूसरे से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है या शेयरिंग करता है, तो उन दोनों एटम्स में वो दोनों एटम्स केमिकली बाइंड होते हैं, और उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में हाइड्रोजन के पास कुल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यही इसका आउटर मोस्ट शेल हुआ। तो ये एक हाइड्रोजन है। अब इसका डुप्लेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिट में होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है नहीं। तो डुप्लेट पूरा करने के लिए जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में नहीं इसको मिलेगा, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल में ये नहीं आएगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करने की कोशिश करेगा ताकि इसका डुप्लेट पूरा हो जाए और ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल में चला जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो डुप्लेट पूरा करने के लिए ये एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से ये कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा। ये एक और हाइड्रोजन, यहाँ देखिए मैं बड़ा बना दे रहा हूँ। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, और इस ऑर्बिट में भी घूमेगा, और ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा, इसे रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया और इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। ये इसमें भी काउंट होगा, ये इसमें भी काउंट होगा, तो ये बन गया H2। और ये जो हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये H है, तो H इसका डुप्लेट पूरा है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन एलिमेंट ये जो H है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्री स्टेट में ये नहीं मिलेगा। जब भी फ्री स्टेट में मिलेगा तो अपने ही जैसे किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिल करके ये आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और दोनों अपने ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, शेयर से पूरा करेंगे। तो ये बन जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस, जो कि मॉलिक्यूल है, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। अब ये इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करेगा। ये तो cause of chemical combination is the tendency of element to acquire nearest noble gas configuration of their outermost orbit and become stable। अब ये देखिए ये किस
इनर्ट गैस के किस कॉन्फ़िगरेशन को इसने अटेन किया है? हीलियम को। हीलियम के का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये अटेन करके, हीलियम के आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी जो देखिए आखिरी ऑर्बिट में, इसके आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने क्या किया? अटेन कर लिया। अब ये स्टेबल हो जाएगा ये। तो जितने भी एटम्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेन कर लें ताकि वो स्टेबल हो जाए। नियान का पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, ऑक्टेट पूरा। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 8। ज़ेनान जो होता है उसका 54 होता है एटॉमिक नंबर, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 18, पांचवें में 8। और एडान जो होता है इसका 86 होता है, पहले में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 18 और छठे में 8। तो इन सब का आखिरी जो लास्ट शेल है सब में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी इनर्ट गैस के जितने भी एलिमेंट हैं सबके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा है। तो अब जब इसका ऑक्टेट पूरा होगा तो ये स्टेबल हो गई। तो इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से केमिकल वो एक दूसरे से केमिकली बाइंड होते हैं। ये एक दूसरे से केमिकली बाइंड हो गए, H2 एक दूसरे से केमिकली बाइंड हो गए। मान लीजिए आप ऑक्सीजन के केस में देख लीजिए, ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6। इसके भी बाहरी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इसके बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्जर्व, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलो, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है ना, तो पहले में 2 हो जाएगा और दूसरे में 6, 6 2 8 हो गया। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके, तो इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं। तो अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा? देखो, इस तरह से पूरा कर सकता है। ये एक O और ये एक O, 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट आपस में मिले तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब इसी में गिना जाएगा और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें काउंट होगा। तो इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाएंगे, ये ठीक, ये एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है एलिमेंट, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके 1 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक ये बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये शेयर से जो बॉन्ड बनता है वो
कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, कुल 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इसमें हो रही है। ठीक, तो यहाँ हम उसको देखो बना दें, ये 2, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। 1 2 1 2 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया आखिरी ऑर्बिट में। इसमें भी 4 5 6 और ये 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है 4 होंगे, तब इनका ऑक्टेट पूरा होगा। देखो तो कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लिए, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लिए। तो देखो 1 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें आ जाओ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, ये पूरा हो गया। तो अब ये बन जाएगा ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन में इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक, ये डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा, नाइट्रोजन के केस में देख लो, और उधर देखो नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो? 7 होता है ना। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। तो देखो यहाँ, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे में 5। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5। ठीक, और दूसरा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का दूसरा एलिमेंट है। 1 2 3 4 5। अब उधर बताओ इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, कुल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इसमें, है ना। इसमें 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर ले इससे, तो 5 और 3 8। ये इससे शेयर कर ले 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 3 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो देखो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, अब बन गया N2। तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन में H2 में सिंगल बॉन्ड बना। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बस एक सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक, अब देखो यहाँ ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के 1, तो ये एक हाइड्रोजन का है, और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। मतलब ये हुआ कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, वो इसमें भी रिवॉल्व करेगा और इसमें भी रिवॉल्व करेगा, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेगा और इसमें भी। तो क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो देयर आर 3 मेथड इन विच एटम कैन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को मिनिमाइज करने के लिए, अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आने के लिए, जो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो 3 तरह से कंबाइन होते हैं। अब उधर कितने तरह से? 3 तरह से कंबाइन होते हैं। पहला कि इसके मान लो आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इसके आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो जैसे हम नाइट्रोजन और सोडियम और क्लोरीन का ले लें ये एटम, तो क्लोरीन एटम के आखिरी ऑर्बिट में कितने हैं? बोलो 7 है ना। और हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में कितने हैं? 1 है। तो हम सोडियम और क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है सोडियम का? 11 होता है। तो पहले में कितने जाएंगे सोडियम के? बोलो 2, 8 और 1, ठीक। और क्लोरीन की बात अगर हम करें तो 2, 8 और 7, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक। और इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, है ना, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, ठीक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज करेगा, छोड़ देगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो। हाँ, वेरी गुड। इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, ठीक। तो इसमें इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 और 8, एक निकल गया ना, और यहाँ एक आकर के जुड़ गया है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 8। अब मुझको जरा बताओ तुम अब उधर कि ये किस इनर्ट गैस का ये कॉन्फ़िगरेशन है? 2 और 8 नियान का है। नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो 10 होता है ना 10। तो पहले में 2, दूसरे में 8 नियान के। तो यहाँ देखो नियान वाला कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया। तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव किया कि नहीं किया? तो ये स्टेबल हो गया ना। ये देखो 288 ये किसका है? इनर्ट में आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। तो 2 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। तो ये किसका है बताओ? ये आर्गन का है कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन ने भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। अब ये भी स्टेबल हो गया, ठीक ना। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक। अब ये दोनों स्टेबल हो गए, तो दोनों के बीच एक रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? देने वाले और लेने वाले के बीच बिल्कुल बनेगा, ठीक ना। तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पर निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कौन सा अट्रैक्शन होता है? कौन सा फोर्स लगता है? बोलो अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू चार्ज है ना। चार्ज जहाँ होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जहाँ भी चार्ज होगा निगेटिव या पॉजिटिव, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो अब जब ये ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो इनिशियल बन गया, और चार्ज भी इनका खत्म हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया। अब ये साल्ट बन गया, NaCl नमक का ये फार्मूला है, ठीक। अब देखो ये
एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज किया है तो ये आयन बन गया, इस पर पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन, और निगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनायन। बात समझ में? तो ये दोनों आयन बने, एनायन और कैटायन। तो अब इनके बीच जो बांड बना है, जिस बांड के जरिए ये एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक ना, तो इनके बीच बांड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बांड। क्या कहेंगे, आयनिक बांड, क्योंकि बांड जो बन रहा है वो ये कैटायन और एनायन बांड बना रहे हैं, ठीक ना। तो इसको हम कहेंगे कौन सा बांड, आयनिक बांड हम इसको कहेंगे, ठीक। और आयनिक बांड ये काफ़ी मजबूत बांड होता है। आयनिक बांड काफ़ी मजबूत बांड क्यों मजबूत होता है, इसलिए मजबूत होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत मजबूत फोर्स होता है। सबसे मजबूत फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक ना। तुमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक। मगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये सबसे मजबूत होता है। तो अब ये स्ट्रांग न्यूक्लियर, अब ये स्ट्रांग फोर्स से, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये कंबाइंड रहेंगे, ठीक। तो अब हमको ये बताओ कि यह आयनिक बांड मजबूत होगा कि नहीं होगा, होगा मजबूत। तो जितने आयनिक कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बनते हैं वो कंपाउंड काफ़ी मजबूत होते हैं उनका बांड, इसलिए वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनके बीच जो है बांड जो है जब लूज हो जाएगा, जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। उस अट्रैक्शन को वाटर के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, आप एनर्जी अगर दे दो, उसको गर्म कर दो, तो वाटर का मॉलिक्यूल एनर्जी जो है इतनी एनर्जी दे दो कि वो उसके अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकल जाए, तो वो निकलने लगेगा बाहर, ठीक ना। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, किसका, आयनिक कंपाउंड का, ठीक। तो तीन तरह से इलेक्ट्रॉन, देयर आर थ्री मेथड इन विच एटम कैन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहला क्या है, पहला देखो, द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर दो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, इस पर दो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, देखो जैसे मान लो ये Mg है, ठीक। Mg के बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। Mg के बाहरी ऑर्बिट में तो हम उसको क्या कहेंगे कि Mg के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो दो इलेक्ट्रॉन को जब ये रिलीज कर देगा तो इस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, अब ये क्लोरीन का दो एटम चलेगा, ठीक। एक को ये ले लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 7 होता है ना आखिर में, एक दूसरे को ये ले लेगा, ठीक। अब ये जो तीनों एटम हैं, ये और Mg, तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl कितना, 2 ना, MgCl2, ठीक। तो अब यहाँ ये जो MgCl2 ये जो कंपाउंड है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बना है। तो कौन सा बॉन्ड होगा, ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। बात समझ में?
उसी तरह से CaCl2 CaCl2, ठीक। एक और एग्जांपल देखो हम यहाँ ले लें, जैसे मान लो ये है Mg, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। और ये मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसके वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की जरूरत है, ठीक। तो ये Mg 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, तो इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो अब ये कैटायन बना और ये एनायन बना। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। तो ये MgO क्या है? आयनिक कंपाउंड है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो देखो, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने तरह से देयर आर 3 मेथड इन विच एटम कैन अचीव स्टेबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहला मेथड ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा शेयरिंग ऑफ 1 और 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी H2 में? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। ये हाइड्रोजन एलिमेंट, एक इसका और एक इसका, दोनों शेयर करके H2 बन गए थे। ऑक्सीजन में कितने की शेयरिंग हो रही है? बोलो, 2 ये शेयर कर रहा है और 2 ये शेयर कर रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन में 3 ये शेयर कर रहा है, 3 ये शेयर कर रहा है, ठीक ना। तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्रोजन में? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो N2 में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। O2 में कितने हो गए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन? 2। H2 में कितने हो जाएंगे? 1, है ना। एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन H2 में 2। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उनको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड, ये क्यों लिखना है? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे इसको। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवेलेंट, ये बनाएगा, ठीक। और तीसरा होता है व्हेन शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ कंबाइनिंग एटम, द बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में जितना ये शेयर करता है उतना ही ये शेयर करता है, मगर ये जो बॉन्ड होता है कहाँ गया? When share paired electron are contributed by only one of combining atom, the bond formed is known as coordinate bond। इनके अंदर coordinate bond बनता है, ठीक। मान लो देखो, शेयर पेयर अपना शेयरिंग करने के लिए ये मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक। यहाँ इस तरह से देखो, मान लो ये ए है, ठीक, और इसके पास 1 2 3 4 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ठीक। और ये मान लो एक बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास पूरा है, ठीक, मगर इसके पास 2 कम है। तो अब ये क्या करेगा? ये कोवैलेंट बॉन्ड में तो जितना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया उतना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। 3 इसमें N2 के केस में दोनों ने नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने 3 और इस नाइट्रोजन ने 3 किया। ऑक्सीजन वाले केस में इसने इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो शेयर जो नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बराबर है। यहाँ देखो, यहाँ ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाएंगे।
ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको जो है डोनेट कर देगा। ठीक, तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा, ये अब ये सिर्फ इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड बनाने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए हम देखते हैं ये N2O में आगे देखते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है ये। तो नाइट्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है। 2 एटम नाइट्रोजन और 1 एटम। इसमें आइए देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और क्या नाम है इसका? उधर डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। इसका एक और नाम क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? डेटिव बॉन्ड। तो इसमें देखो, इसके वैलेंस सेल कितने हैं? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस सेल में 6। आइए देखिए, हम ऑक्टेट हम पूरा करते हैं किस तरह से। इसमें ये तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब उधर ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड बना। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब यहां देखो, इसका ऑक्टेट देखो। अब उधर 2 2 4 2 6, 6 और 2 बोलो 8। इसका ऑक्टेट पूरा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 1 2 3, 3 दूना 6 हो गए और ये 2। इसका ऑक्टेट पूरा। और यहाँ देखो 2 और ये 3 दूना 6, 8 हो गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और इसका ऑक्टेट इसका कैसे कंप्लीट होगा? ठीक, अगर आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन से अगर आप डबल बॉन्ड अगर बना दे रहे हो तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो इस केस में देखो डेटिव बॉन्ड, ऐसे ही केस में डेटिव बॉन्ड बनता है। जो डेटिव बॉन्ड बनेगा, इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है ना, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट करेगा। ठीक, बॉन्ड बनाने के लिए इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, बल्कि अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ठीक, तो ये डेटिव बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड है। ठीक, इसमें शेयरिंग नहीं हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग इसमें नहीं हो रही है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं शेयर कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यही शेयर कर रहा है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा ना? तो इसके बाहरी ऑर्बिट में देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, 6 होंगे ना? तो 2 ये और 6, इसका 8 पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड में ये डेटिव बाइंडिंग या कोऑर्डिनेट बाइंडिंग होती है। बात समझ में? तो अब ये जो आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, ये आयनिक बॉन्ड किस तरह के एलिमेंट के बीच बनते हैं? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड उन एलिमेंट के बीच बनते हैं जो एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनकी ये खासियत होती है, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को पॉजिटिव
में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे Na 2 इलेक्ट्रॉन Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 में कन्वर्ट हो गया। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को लेना। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक, दोनों के नेचर में काफ़ी फर्क होता है। ठीक, तो अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो तो सब मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल जब केमिकली जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो 17 ग्रुप के एलिमेंट से या 16 ग्रुप के एलिमेंट से अगर वो जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो 17 ग्रुप के या 16 ग्रुप के एलिमेंट से जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पीरियोडिक टेबल में जितना लेफ्ट में आप जाएंगे उनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के तो काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और 17 ग्रुप और 18 ग्रुप के हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो 17 ग्रुप और 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, और जो फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये इनको जैसे ही मौका मिलेगा ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज कर देंगे, और इनको जैसे ही मौका मिलेगा वो एक या दो इलेक्ट्रॉन को वो ले लेंगे। 17 ग्रुप का होगा एलिमेंट तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और 16 ग्रुप का होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो ये अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ये नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इनके नेचर में, इनके प्रॉपर्टी में काफ़ी जो है डिफरेंस है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड किस में बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड जो है बिल्कुल सेम तरह के जो एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करीब करीब सेम होती है उनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, दोनों सेम नेचर के, दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तो ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से केमिकली ये एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केमिकली रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड की प्रॉपर्टी बताएंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड होंगे, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो काफ़ी उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, ये काफ़ी मजबूत होंगे, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। कोवैलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होंगे वो मैक्सिमम लिक्विड स्टेट में होंगे, उनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड जो फोर्स होता है, जो बॉन्ड जो दो एलिमेंट के बीच जो फोर्स लगता है या जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आयनिक बॉन्ड से कम होती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो कम होता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में जो या गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में, और पोलरिटी क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये एटम मॉलिक्यूल। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है उधर कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके एक सिरे पर पॉजिटिव होगा, दूसरे सिरे पर निगेटिव।
जितना इस पर पॉजिटिव होगा उतना इस पर नेगेटिव, और दोनों बहुत कम डिस्टेंस से जुड़े रहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोल कहते हैं इनको, ठीक। और इनका इनको अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं तो ये डाइपोल बनाएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इनका डाइपोल मोमेंट होगा, इनका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे बॉन्ड को, ऐसे कंपाउंड को जिनके अंदर जो है पोलर क्वालिटी पाई जाती है, उसका एक सिरा नेगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव होता है, उनको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो ये NaCl ये पोलर कंपाउंड है, क्योंकि Na पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस। ये Na पर एक सिरा इसका प्लस होगा, एक सिरा माइनस होगा, Na और तो एक प्लस और एक माइनस, दोनों का चार्ज सेम होंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, बहुत कम डिस्टेंस से ये जुड़े रहेंगे, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूल हुए ये पोलर मॉलिक्यूल हुए। क्या हुए अफजल, ये पोलर मॉलिक्यूल हुए। तो ये तो आयनिक बॉन्ड तो करीब करीब सब पोलर होंगे, ठीक ना। Mg में देखो ये Mg प्लस होगा और O माइनस होगा। अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, ये बहुत कम डिस्टेंस पर ये Mg और O दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों बहुत कम डिस्टेंस से देखो जुड़े हुए हैं। तो ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल, एक पोल पॉजिटिव और एक पोल नेगेटिव। तो इनका डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं, इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड में भी, या कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो भी पोलर हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। जैसे CO2 नॉन पोलर है, और HCl कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, HCl कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड से HCl कंपाउंड बनता है, ठीक। मगर HCl क्या है, वो बोलो, डाइपोल है, वो पोलर कंपाउंड है। वो वाटर भी पोलर कंपाउंड है, पानी भी पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अब पोलर कंपाउंड पर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और नेगेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, और पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, इस पर बात कल अगले वीडियो में होगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो इससे रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इससे आप फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।